तो हार्ड उठा लेना। ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। टुडे आई विल स्टार्ट बफर कैपेसिटी। व्हाट इज बफर कैपेसिटी? ओके। बफर कैपेसिटी क्या होती है कि जैसे हमने बफर सॉल्यूशन क्या बताया था। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। लेकिन कैपेसिटी क्या बता रहा है? कैपेसिटी ये बता रहा है कि कहां तक रेजिस्ट करता है, कितना, कौन सा मोल ऑफ एसिड हम एक्स्ट्रा डालेंगे कि वहां पे जाके पीएच चेंज हो जाएगा। वहां पे जाके पीएच चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, बफर सॉल्यूशन पहले जान गए हम लोग कि व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच ऑन एडिंग एसिड और बेस इन स्मॉल क्वांटिटी। अब कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? हमारी क्षमता, कहां तक हम, जैसे एक वेट लिफ्टर है तो कितना वेट उठा सकता है, कितने के बाद जो है कि उसकी हिम्मत हार जाएगी, अब नहीं उठा पाएगा। वैसे ही हमारा जो बफर सॉल्यूशन होता है उसकी जो एक कैपेसिटी होती है, एक अमाउंट तक तो वो टॉलरेट करेगा, मगर उस अमाउंट से जहां ज्यादा हुआ तो वो टॉलरेट करना बंद कर देगा। आई बात समझ में? एक बार फिर से जान जाओ कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच। और कैपेसिटी क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एसिड that can change the pH of buffer solution is the capacity of buffer, capacity of the buffer solution। ओके, तो हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। तो कितना हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करेंगे कि जो है कि एसिड पीएच जो है सोल्यूशन का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? इट इज द quantitative amount of acid in mole that can change the pH of buffer solution by unity। ठीक है, it is the quantitative amount of acid in mole that can change the pH of buffer solution by unit। ये एक तरह से एक क्वांटिटी का मतलब हो गया मात्रात्मक, कितनी अमाउंट में हम जो है कि एसिड या बेस को ऐड करेंगे जिससे जिससे कि एक यूनिट पीएच में चेंज आ जाएगा। एक यूनिट पीएच में चेंज का मतलब हो गया कि उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो जाएगा। तो हम एक वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द बफर कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन अप टू विच a buffer solution can tolerate, or you can say up to which buffer solution cannot tolerate change of the pH। मतलब कह सकते हैं ये वो कैपेसिटी है बफर सॉल्यूशन की जहां के बाद वो पीएच चेंज को टॉलरेट नहीं कर सकता, पीएच चेंज हो जाएगा। अगर पॉइंट में पीएच चेंज होगा तो निग्लिजिबल है, लेकिन अगर यूनिट यानी इकाई में होल नंबर में चेंज हुआ पीएच तो समझ लो कि पीएच चेंज हो गया। ठीक है, अब उसका नेचर चेंज हो जाएगा।
ये हो गया हमारा बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी ये नंबर ऑफ मोल्स है, इसको हम डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय यहाँ पे इस शुक्रिया देखो, इट इज डिनोटेड बाय पाई। पाई से इसको डिनोट करते हैं। ओके, इसको नोट कर लो फटाफट। तो बफर कैपेसिटी नीचे दिख रहा होगा, बफर कैपेसिटी पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस added in 1 liter of solution divided by change in pH ओके। तो बफर कैपेसिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच। तो ये हमें बताता है बफर कैपेसिटी को, इसको नोट कर लो। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो हाथ उठाएगा, हम फिर से इसको बता देंगे। ओके, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो हाथ उठाएगा और हम बताएंगे उसे। Raise your hand if anybody have any problem. No. तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन रेज करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, कहां हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है, इसको नोट करो। देखो पहला है पीएच ऑफ नॉर्मल, या ये कह सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड पीएच, नॉर्मल ब्लड पीएच ऑफ आर बॉडी इज 7.4। अब हमारी बॉडी का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है, इसे मेंटेन करना है। अब हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, हमें तो नहीं पता कि हम कैसे मेंटेन करेंगे, लेकिन बॉडी मेंटेन करती रहती है। कैसे करती रहती है, क्या केमिकल्स बनते होंगे जिसकी वजह से मेंटेन कर लेती होगी। जैसे कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में कल देखे थे कि अगर हम HNO3 डाल रहे थे HCl के अंदर तो वहां पे पीएच चेंज मेंटेन हो जा रहा था। उधर स्ट्रॉन्ग बेस में देख रहे थे कि अगर NaOH के अंदर जो है कि थोड़ा सा भी एसिड डाल रहे थे
तो वो मेंटेन कर ले रहा था। और इसके अलावा हम लोगों ने वीक एसिड और वीक बेस वाला देखा था, जिसमें अमोनिया वो एसिटिक एसिड था और उसके अंदर हम लोगों ने सोडियम। नॉर्मल ब्लड पीएच जो हमारी बॉडी का होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। और इसको मेंटेन बॉडी अपने आप कैसे कर लेती है, तो हम लोग की बॉडी जो है फास्फोरस मेटाबॉलिज्म होता है, और इसके अलावा जब रिस्पायरेशन करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनती रहती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके दो तरीके हैं मेंटेन करने के लिए। एक तो बफर ऑफ कार्बोनिक एसिड, पहला है ए बफर ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या है, H2CO3, ठीक है। रिस्पायरेशन का जब प्रोसेस होता है तो कार्बोनिक एसिड बनती है। जब रिस्पायरेशन होता है बॉडी के अंदर तब ये कार्बोनिक एसिड बनती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है कि एक और चीज बनती है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट CO3, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हमारा है फास्फोरिक एसिड। ऑर्थोफास्फोरिक एसिड जो बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, उस फास्फोरिक एसिड की वजह से भी मेंटेन हो जाता है। तो दूसरा हमारा है बफर ऑफ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक फास्फोरिक एसिड, और ये फास्फोरिक एसिड हमारा है H2PO4, ओके, H2PO4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे कि बॉडी अपना पीएच मेंटेन कर लेती है, और ये हमारा यूज है बफर सॉल्यूशन में। इसको नोट कर लो सब कोई, ठीक है। इसको नोट कर लो सब कोई। तो यहां से हमने इसको देख लिया, और अगला हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नोट कर लिया इसको, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब इसके बाद देखो, इसका यूज हम सबसे बड़ा यूज जो हम करते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। केमिस्ट्री में इसका जो है कि लैब में करते हैं, लैब में इसका बहुत ज्यादा यूज है। जैसे थर्ड ग्रुप के साल्ट में प्रेसिपिटेशन कराना है, अगर थर्ड ग्रुप के साल्ट में अगर प्रेसिपिटेशन कराना है तो उस कंडीशन में हमें इसी की बफर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सेकेंड हम ले लेते हैं, इट इज मच एप्लीकेबल in analytical chemistry, analytical chemistry। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे, फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ थर्ड ग्रुप हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इसमें कौन सा होता है, FeOH होल थ्राइस। एल्युमिनियम वगैरह भी होता है हाइड्रोक्साइड,
वी यूज, क्या यूज करते हैं, NH4OH एंड NH4Cl, हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा इसका यूज तो हम लोग के लैब में होता है, लैब में इसका हम ज्यादा यूज करते हैं। इसको भी नोट कर लो, एक तो ये यूज हो गया। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, कोई भी अगर हमें साल्ट मिल गया तो अब उसमें ये पता करना है कि इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, उसका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो करते हैं, कितने अमाउंट में मिला है और उसका क्या नेचर है, ये सारी चीजें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये एक अलग से ब्रांच हो जाती है, जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते जाते हैं तो केमिस्ट्री का यूज जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का हम स्टडी करते हैं। बहुत सारे सेक्टर में, फार्मालॉजिकल सेक्टर में एनालिटिकल केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। आयंस के लिए, साल्ट के लिए, कौन कौन से आयन उसके अंदर मिले हुए हैं, ठीक है, कैटायन, एनायन या एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, इन सब चीजों को पता करने के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। तो लैब के अंदर हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं वो प्रैक्टिकल जो है कि हम इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जो ये पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक और पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी, कॉमन आयन इफेक्ट और बफर सॉल्यूशन, इन तीनों का यूज करके लैब के अंदर हम प्रैक्टिकल करते हैं, चीजों को पता करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल लिख लेते हैं। हाँ बोलो। तो सर सिर्फ सिर्फ सॉल्ट और आयंस के बारे में एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग लैब करते हैं? हाँ हाँ, उसमें अगर जैसे फर्स्ट ग्रुप का ये साल्ट है, अब हमें नहीं मालूम कि ये साल्ट में PbCl2 है, खाली हमें एक साल्ट मिल गया व्हाइट कलर का और हमें पता करना है कि उसके अंदर क्या चीजें हैं। तो उसको पता करने के लिए हमें इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के ब्रांच में बताया जाता है कि हमें क्या क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या रिएजेंट्स मिलाने हैं, तो जिससे हमें ये पता लगेगा कि जो हम डाउट कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वही चीज इसके अंदर है, ठीक है। या कभी कभी कोई चीजें ऐसी हमको मिल जाती हैं और कह दिया गया कि ये सॉयल है, इस सॉयल के अंदर पता करना है कि कौन कौन से आयन ज्यादा है, क्यों ये बहुत ज्यादा जो है बेसिक है, या इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, वो सारा कुछ हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा सबने। अब हम नेक्स्ट यूज पे आते हैं। कल किसी ने यूज पूछा था कि आखिर हम बफर सॉल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं, तो आज मैं यूज बता दे रहा हूं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जहां हम पेपर, ड्रग और इंक पेन बनाते हैं, पेंट बनाते हैं, वहां पे इसका यूज है। थर्ड है, इट इज मच एप्लीकेबल in industries of drug, paints, drugs, paints, ink, paper, ink and paper, etc। बहुत सा यूज है इसका। बहुत सारे बच्चे हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट्री से पढ़ करके लास्ट बहुत अच्छा इनकम पा रहे हैं, बहुत अच्छी कमाई इसमें होती है, बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है, और बहुत फायदेमंद सेक्टर है ये। और हमारा जो फोर्थ है इसके बाद, इसका यूज क्या है सर? हाँ यूज बता रहे सर हैं, ये यूज बता रहे हैं कि हम जो ड्रग बना रहे हैं उस ड्रग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितने अमाउंट में होना चाहिए, कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा,
पेंट कैसे बनेगा, अगर हमें किसी चीज की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का तरीका नहीं पता होगा तो वो चीज कैसे बनाएंगे? बात समझ आए? वो चीज हम कैसे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो उन सब सारी चीजों यस को जानने के लिए हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस सर। और जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है खुद बॉडी में, तो वहां पे भी उस प्रोसेस में भी जो है कि बफर सॉल्यूशन एप्लीकेबल होता है। बफर सॉल्यूशन, बफर सर सॉल्यूशन, एक मिनट, सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में भी बफर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और इसके कैसे अलावा, कैसे सर? इसके, एक मिनट, बस एक मिनट, इसके अलावा हम जो यहाँ पे फूड और फ्रूट प्रिजर्वेटिव के रूप में बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। बफर सॉल्यूशन is used in preservation of food and fruit। ठीक है, ये इसके सारे एप्लीकेशन हो गए। डेयरी में और एग्रीकल्चर में भी बफर सॉल्यूशन का यूज होता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे भाई? कोई कुछ पूछ रहा था? कैसे कैसे ये डाइजेशन में इस्तेमाल होता है सर? हाँ हाँ, गुड। देखो, ये जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है एंजाइम्स डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे सिक्रीट होती है। ठीक है, अब अगर इन केस कभी क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, तो हम जैसे ये बाहर से इनो है, डाइजीन है, ये सब चीजें यूज करते हैं, तो वो जा करके डाइजेशन का जो प्रोसेस इनकम्प्लीट हो रहा था, जिसकी वजह से इनडाइजेशन शुरू हुआ, उसको कंप्लीट करा देता है। तो वहां एक तरह का जो है पीएच को मेंटेन करने के लिए हम बफर सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड है, उसका पीएच 7.4 है। अब वो 7.4 से कम नहीं होना चाहिए या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको बॉडी अपने आप मेंटेन कर लेती है। उसी तरह से हमें जो है कि डाइजेशन में भी हम इस तरह से मेंटेन करते हैं। ठीक है, सर और हाँ, और कोई? सर ये जो जो सर जो इनडाइजेशन होता है या एसिडिटी होती है किसी को, हाँ तो उसमें सर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, किसी को कम होती है, लेकिन फिर भी सर जो देते हैं एंटासिड देते हैं सर, उसका क्वांटिटी तो सेम रहता है। इनो तो एक ही होता है सर। हाँ, देखो 200 ये, ml का इनो का सॉल्यूशन पीते हैं तो ठीक हो जाता है। हाँ, देखो इसमें क्या होता है कि एसिडिटी, एसिडिटी जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, वो एसिडिटी क्यों हुई? एक्स्ट्रा एसिड के सिक्रीट होने की वजह से। और हम लोग फिर जब इनो वगैरह ले लेते हैं तो फिर वो एसिडिटी खत्म हो जाती है, लेकिन वो फिर कभी भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है हिस्टामिन। केमिकल का नाम है हिस्टामिन। हिस्टामिन, ठीक है। अब ये हिस्टामिन का जो एक्टिविटी है बॉडी के अंदर, अगर रेगुलर बनी हुई है, मतलब कि जितना अमाउंट में उसको सिक्रीट होना चाहिए, इस हिस्टामिन की वजह से एसिड सिक्रीट होता है, लेकिन इसकी हाइपर एक्टिविटी अगर हो गई तो बहुत ज्यादा एसिड सिक्रीट होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे हम डाइजेस्ट, जैसे ही इनो वगैरह ले लिया हमने, तो वो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेगा, फिर उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा। तो अगर हमें परमानेंटली एसिडिटी को अगर दूर करना है, सही करना है, तो हमको ऐसी मेडिसिन लेनी है जो कि हिस्टामिन के सिक्रीशन को रोक दे, हिस्टामिन के सिक्रीशन को कम कर दे।
ये एसिडिटी बॉडी के अंदर बढ़ जाना, हो जाना, ये बताता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, हमको उसको सही से काम लेना है। ठीक है, वो एक बीमारी नहीं, वो इंडिकेशन है कि हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है सही से, उस सिस्टम को सही से काम लेना है उससे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी में अपना कहीं से डाइजीन ले लेते हैं, इनो ले लेते हैं। अब बॉडी के अंदर कितना एसिड सिक्रेट हुआ हमें नहीं पता है, पता चला बॉडी के अंदर 5 ml जो है कि एसिड सिक्रेट हुआ है, और हमने जो है कि उसमें ले लिया 4 ml, 4 ml हमने बेस ले लिया, तो 1 ml एसिडिटी रह गई, 1 ml एसिड एक्स्ट्रा हो गया। या ऐसा हो गया कि अगर 4 ml हमारे बॉडी के अंदर एसिड सिक्रेट हुआ और हमने 5 ml ले लिया, ज्यादा ले लिया, तो फिर से एसिड सिक्रेट होने लगेगा उसको न्यूट्रल बनाने के लिए। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें उस चीज पे जो है कि कंट्रोल करना है जिससे कि हमारा ये प्रोसेस बार बार बिगड़े ना। तो इसके लिए हम दवा यूज करते हैं, हिस्टामिन को कंट्रोल करने वाली दवा यूज करते हैं, तब जाकर के वो हमारी एसिडिटी परमानेंटली सही हो पाती है। ठीक है, और कुछ? तो ये हमने आज देख लिया जो है कि बफर सॉल्यूशन का एप्लीकेशन। वैसे बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ बफर फूड और फ्रूट को अगर प्रिजर्व करना होता है तो भी इसका यूज करते हैं। घर में जो अचार वगैरह बनाया जाता है तो वहां भी क्या किया जाता है, एक तरह का बफर सॉल्यूशन बनाया जाता है जिससे उसके अंदर का पीएच वगैरह मेंटेन रहे। आई बात समझे? अब इसके बाद हम लोग आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी एंड कैसे हाँ, बोलते रहो। घर में कैसे बफर बनता है सर? घर में बफर बनता है ना, ये घर में अचार लोग डालते हैं तो उनको क्या पता होता है। अगर घर में अचार डालते हैं, मम्मी से पूछो कि उसमें एक फिक्स अमाउंट में अगर ऑयल ना हो, साल्ट ना हो, तो अचार खराब क्यों हो जाता है? उसके अंदर सिरका, विनेगर क्यों मिलाया जाता है? ये सारे सॉल्यूशन मिलकर के बफर सॉल्यूशन बन जाते हैं, जिसकी वजह से अगर उसके अंदर पैथोजन उसके अंदर जाएंगे तो उसके पीएच वगैरह में कोई चेंज नहीं होगा और वो खुद भी मर जाएंगे, और इस तरह से हमारा फूड प्रिजर्व रहेगा। ऐसे ही बफर बनता है। और कुछ? जो भी हम प्रिजर्वेटिव एक्शन घर में लेते हैं वो बफर सॉल्यूशन ही बनाते हैं। चलो इसके बाद आते हैं सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है पहले देखेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। जैसा नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी, ये मतलब कि एक फिक्स अमाउंट के अंदर कोई भी सॉल्वेंट कितना जो है कि सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। एक फिक्स अमाउंट में कोई सॉल्वेंट, मान लिया कि 100 ग्राम या 100 ml सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट जो है कि सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा वह उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है। अगर किसी की सॉल्युबिलिटी लिखी हुई 100 ml है, सॉरी 10 ml है, तो 10 ml का मतलब है कि वो 100 ml में 10 ml को ही डिसॉल्व कर पाएगा, वो उसकी एबिलिटी है उतनी डिसॉल्व करने की। आई बात समझे? तो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉरी, हाँ चलो, इट इज द अमाउंट ऑफ solute or substance which can be dissolved in
100 ml या 100 ग्राम, ऑब्लिक का मतलब और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। तो ये कितना अमाउंट सॉल्यूट का 100 ग्राम एट ए फिक्स टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर एट ए फिक्स टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप जल्दी से एक तो देख लो, और ये हम इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सब्सटेंस विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ml, या यहाँ पे हम और ही लिख देते हैं, और 100 ग्राम इस इसमें डिफिनेशन दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, 100 ml और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारी होती है सॉल्युबिलिटी। अब इस सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फैक्टर क्या है, कौन कौन सी चीजें जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, और कृष्णानंद इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।